पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन में क्लास नंबर 24 हम लोग करेंगे भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत भाग 2, ज्योग्राफी भूगोल में रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 1 हम लोग करेंगे। रॉक सिस्टम तो यहाँ पर डाल दी हेडिंग मैंने, लेकिन पिछले क्लास से भी कुछ चीजें बच रही हैं जैसे नेचुरल गैस और जियोथर्मल एनर्जी, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ये अभी भी चल रहा है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है, और भी जरूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर भारत के पार्लियामेंट के बारे में आपको बताने वाले, बिल्स वगैरह के बारे में। एनवायरमेंट में बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में कितनों को आइडेंटिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम यहाँ पर बात करना शुरू कर रहे हैं। तुगलक वंश की स्थापना हो चुकी है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में करीब हुई थी। गियासुद्दीन ने तुगलकाबाद शहर को दिल्ली में शामिल किया था और दिल्ली में शासन करना शुरू किया था। गियासुद्दीन तुगलक का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो पोस्टल सिस्टम को लेकर के मान सकते हैं। कई सारी डाक चौकियां इसने बनवाई थी और सल्तनत काल में पोस्टल सिस्टम को मजबूत किया था। गियासुद्दीन के पुत्र राजकुमार जूना खान ने काकतीय राजवंश के प्रताप रुद्रदेव को हराया था और काकतीय राजवंश के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जोना खान ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। गियासुद्दीन की 1325 में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जोना खान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ जोना खान यहाँ पर शासन शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल काफी इंटरेस्टिंग माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। काफी इसका विवादास्पद व्यक्तित्व था क्योंकि ये अपने मन के काम करता था, और इसी वजह से कई बार आपने जो वेस्ट यूपी साइड मुहावरा भी सुना होगा कि अपने आप को तुगलक नहीं समझना है, यानी कि तुगलक बनने की कोशिश मत करिए। तुगलक बनने का मतलब यह है कि अपने मन से काम करना, किसी की ना सुनना और सनकपन में काम करना। मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व भी कुछ इस तरीके का था कि वो अपने मन से काम करता था, ज्यादा धर्म गुरु उलेमाओं वगैरह की बात नहीं मानता था और ना ही अपने को खलीफा के अधीन मानता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा के नाम से जो सिक्के चलते थे उसको चलवाना बंद कर दिया था और तख्तगाह दिल्ली लिखवाया था सिक्कों पर। तो एक विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था, बहुत सारी भाषाएं जानता था, सुसंस्कृत प्रतिभाशाली राजकुमार था, लेकिन कई बार इसके जो निर्णय थे
अहेड ऑफ द टाइम साबित हुए थे और ये निर्दयी, क्रूर और अन्यायी होने के लिए जाना गया था अपने ही साथियों के बीच। धार्मिक मामलों में बहुत ही सहिष्णु शासक था और ये मुस्लिम्स को ज़्यादा फेवर नहीं करता था, यानी कि केवल कोई व्यक्ति मुस्लिम है इस वजह से उसको पद पर नहीं नियुक्त करता था, ये लोगों को नियुक्त करता था ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के आधार पर नियुक्त करता था अलाउद्दीन की तरह लोगों को पद पर। और इसके अभिनव सुधारों ने उसे बदनाम कर दिए थे क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा सका था। और इतिहासकार इसको लिखते हैं कि ये दुर्भाग्यशाली सुल्तान था, इसका भाग्य अच्छा नहीं था, इसने काम तो अच्छे किए लेकिन कोई भी सफल नहीं हुए। अभी हम उसके कामों के बारे में बात करेंगे। कई सारे अभिनव सुधार ये लाने की कोशिश इसने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत सारे विद्रोह हुए थे और कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स स्टैब्लिश हो गए थे, जैसे 1336 में विजयनगर और बहमनी 1347 में स्टैब्लिश हो गया था। सल्तनत काल से या सल्तनत साम्राज्य से इंडिपेंडेंट होकर के मोरक्को से इब्न बतूता यहाँ पर यात्रा करते हैं भारत की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली की मतलब यात्रा पर आते हैं। किताबुल रहला लिखी थी और इसमें अपने संस्मरण दर्ज किए हैं इब्न बतूता ने। बाद में बतूता तुगलक के राजदूत के रूप में चीन भी भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहते हैं कि कई सारे जगह से विद्वान यहाँ पर वाद विवाद करने या डिबेट करने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए आते थे यहाँ दरबार में। तो कई सारे विद्वानों से वाद विवाद, तर्क शास्त्र ये सब करने का शौकीन था, जो कि पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में जहांपना नगर का संस्थापक है, ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसने जो करीब 4-5 ऐसे निर्णय लिए थे जो अहेड ऑफ द टाइम थे, उस समय की परिस्थिति के अनुकूल नहीं थे और असफल रहे थे। जैसे सबसे पहले इसने टोकन करेंसी चलाई थी। इसने कहा था कि ब्रॉन्ज सिक्के जो है ये सिल्वर सिक्के के बदले बदले जा सकेंगे। जैसे आजकल क्या होता है कि नोट होता है, नोट की वैल्यू उतनी नहीं है जितना उस पर लिखा रहता है। नोट लीगल टेंडर के रूप में यूज होता है क्योंकि आरबीआई धारक को उतने रुपए अदा करने का वचन देता है जितना उसमें लिखा है, उसमें नोट की वैल्यू नहीं देखी जाती है। तो ब्रॉन्ज के बदले सिल्वर एक्सचेंज इसने शुरू कर दिया था। ब्रॉन्ज या फिर कॉपर कॉइन के बदले उसने सिल्वर कॉइन यहाँ पे चला दिया था। लेकिन केवल राज्य के पास अथॉरिटी नहीं थी सिक्का ढालने की। कई सारे लोग जो थे जैसे ब्लैक स्मिथ वगैरह, जो लोहार वगैरह थे, ये कॉपर सिक्के ढालने लगे थे और उसको बदलने लगे थे। मतलब नकली कॉपर सिक्के ढाल देते थे, उसमें मोहर लगा देते थे नकली, और उसको सिल्वर सिक्के के बदले बदल ले जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सारे सिल्वर सिक्कों को बदलना पड़ा। टेंडर करेंसी फिर मोहम्मद बिन तुगलक को बंद करनी पड़ी क्योंकि पूरा खजाना ही खाली हो गया था नकली सिक्कों के बदले, जब राज्य को असली सिक्के यहाँ पर बदलने पड़े थे। 1330 के आसपास ये योजना लाई गई थी और ये असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनकपन में दिल्ली से कैपिटल जो है दौलताबाद शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया था। तो दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर लोगों को यहाँ पर पैदल चल करके जाना पड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं था कि उसने जो है 2 राजधानी मेंटेन करने की सोची थी। उसने कहा था कि दिल्ली से पलायन करके जो है दौलताबाद में पूरा दरबार लगेगा, सारी चीजें वहां पे शिफ्ट होंगी। तो 1500 किलोमीटर सबको जाना पड़ा था और इस यात्रा के दौरान कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और वहां सब सेटअप नहीं हो पाया था कैपिटल, और 2 साल के भीतर फिर से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो ये योजना भी असफल रही, इसको ये भी बैकफायर कर गई। और फिर तीसरी योजना दोआब में कर वृद्धि करने की सोची। उस समय दोआब क्षेत्र उपजाऊ था, जो गंगा और यमुना का क्षेत्र बेसिकली जिसको हम दोआब बोल रहे हैं, वहां पर इसने कर वृद्धि कर दी थी। और कर वृद्धि भी उस समय की गई जब सूखा पड़ा था, बारिश अच्छी नहीं हुई थी। और कर वृद्धि तो की ही, साथ ये निर्देश दिए गए थे राज्य की तरफ से कि जो भी कर नहीं देता उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया था और किसानी करना ही छोड़ दिया था उस समय के लिए। तो ये योजना भी वापस लेनी पड़ी मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके बाद ये देख लेते हैं। 1332 में इसने क्या किया था, खुरासन में अभियान लीड किया था और 1333 में करीब कराचिल में अभियान लीड किया था। खुरासन जो है ये ट्रांसक्शोनिया वाला रीजन था, उज्बेकिस्तान वाला, तुर्कमेनिस्तान वाला रीजन। यहाँ पर पर्शिया के शासक की मदद से इसने अभियान लीड करना चाहा था, लेकिन फिर बाद में पर्शिया के शासक ने बैक ऑफ कर दिया था और काफ़ी सारा सैन्य खर्च किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इसको फिर कॉल ऑफ करना पड़ा था। जो भी पैसे सेना को एडवांस में दिए गए थे वो फालतू चले गए थे। कराचिल एक्सपीडिशन भी इसी तरीके से था। कराचिल एक्सपीडिशन के लिए अपनी सेना को तैयार किया, एक बहुत बड़ी घुड़सवार सेना तैयार की मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन फाइनली कराचिल के शासक ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, तो ये पैसा भी बर्बाद गया था। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये 4 जो योजनाएं कब कब लाई गई थी, तो इसका ईयर मैंने लिख दिया है। पहले कौन सा चीज़ आई, बाद में कौन सी, क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है। फिर फाइनली थट्टा अभियान जो इसने लीड किया था, सिंध की तरफ ही गया था और गर्मी में हीट स्ट्रोक से खुद ही मारा गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक सनकपन में कई सारे ऐसे निर्णय लेता था जो बाद में सही साबित नहीं होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासन करते हैं इनके भाई फिरोज शाह तुगलक। अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है और ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था। कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को इसने नष्ट किया था।
फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, खिलजी शासक हुए, ये सब उलेमाओं को ज्यादा भाव नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है एक इलेक्टेड सुल्तान था। इलेक्टेड बाय होम? बाय जनरल पब्लिक? नो, इलेक्टेड बाय उलेमास। जो धर्म गुरु थे उस समय के थियोलॉजिस्ट जो थे, जो इस्लामिक कानूनों की व्याख्या करते थे, इस्लाम धर्म की व्याख्या करते थे, उन धर्म गुरुओं ने ही सर्वसम्मति से फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है उलेमाओं द्वारा इलेक्ट किया गया था, तो जाहिर सी बात है उलेमाओं को खुश रखने के लिए जो भी निर्णय लेता था या उलेमाओं की एडवाइस पर ही शासन करता था, यानी जो इसके धर्म गुरु कहते थे उसी के हिसाब से फिरोज शाह तुगलक शासन करता था। तो धर्म गुरु क्या कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मंदिरों को नष्ट करने के लिए कहेंगे, तो मंदिर को इसने नष्ट किया था, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया कांगड़ा में। ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगवाया। नगरकोट के अभियान के दौरान संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद इसने कराया था और ये ग्रंथ वहां पर रखवाए गए थे। उसके बाद फिरोज नदियों को जोड़ने वाला और 4 नहरों की मदद से सिंचाई व्यवस्था प्रदान करने वाला शासक था। इसने इरिगेशन के लिए काफ़ी काम किए थे, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए स्टेट में काफ़ी काम किए थे, और हाके शरब नामक एक इरिगेशन टैक्स भी वसूल किया था। तो इसने कई सारी नहर यानी कैनाल बनवाई थी और काफ़ी सारे आर्किटेक्चर के भी काम कराए थे। मतलब इसका शासनकाल जो है फिरोज शाह तुगलक का काफ़ी लंबा चलता है और इसके शासनकाल में प्रजा की देखरेख के कई सारे काम किए गए थे। जैसे दीवान खैरात नामक एक दान विभाग की स्थापना की गई थी, दीवान इश्तिहाक पेंशन विभाग की भी स्थापना की गई थी, ये गुलाम रखने का शौकीन था, और दीवान बंदगा नामक एक दास विभाग की भी स्थापना की गई थी। इसके बाद रोजगार कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैरिज ब्यूरो, गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए इसने जो है खोला था। इस्लाम धर्म परिवर्तित लोगों को इनाम भी देता था। व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लिए इसने सरायों या फिर विश्राम गृह की व्यवस्था की थी। इक्तादारी संरचना को इसने वंशानुगत बना दिया था। तो आइए आज हम लोग इक्तादारी सिस्टम को अच्छे से ब्रीफली समझ लेते हैं। इक्तादारी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मेडिवल इंडिया में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इक्तादारी है क्या, इसको ब्रीफली यहाँ पर डिकोड करेंगे। इक्तादारी सिस्टम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ रेवेन्यू असाइनमेंट। रेवेन्यू असाइनमेंट जिन सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता था उनको इक्तादार बोलते थे, इक्तादार या फिर मुक्ताई बोलते थे। इक्तादार या मुक्ताई बोला जाता था जिसको ये रेवेन्यू असाइनमेंट मिलता था। रेवेन्यू असाइनमेंट बेसिकली लैंड रेवेन्यू पर मिलता था, यानी कि एक पीस ऑफ लैंड अलॉट या असाइन कर दिया जाता था मुक्ताई या वली को कि वहाँ पर वो कुछ फंक्शंस करेगा। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन इक्तादार के होते थे? रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, बेसिकली रेवेन्यू फंक्शन, मिलिट्री फंक्शंस, मिलिट्री फंक्शंस और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी। तो 3 फंक्शन बेसिकली परफॉर्म करने होते थे इक्तादार को। रेवेन्यू फंक्शंस में ये हो गया कि जिस इक्ता को अलॉट किया गया है, जिस लैंड असाइनमेंट को अलॉट किया गया है, वहाँ के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। मिलिट्री फंक्शंस यानी कि अपने अंडर कुछ हॉर्समैन यानी कि घुड़सवार और कुछ पैदल सैनिक नियुक्त करना, ये काम होता था इक्तादार का। इक्तादार को अपने अधीन सैनिक और घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे, घोड़े भी रखने पड़ते थे। तो ये काम इक्तादार का होता था कि एक तो रेवेन्यू फंक्शन यानी रेवेन्यू कलेक्ट करना, और दूसरा अपने अधीन सेना भी रखना। और ये सेना का इस्तेमाल किया जाता था जब कभी सुल्तान को जरूरत पड़ती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी यहाँ पर कुछ कुछ इक्तादार के होते थे। तो ये फंक्शन के बदले इक्तादार को मिलता क्या था? इक्तादार को मिलता था कैश सैलरी। कैश सैलरी, ज़्यादातर सल्तनत शासकों ने कैश सैलरी दी है। कुछ शासकों ने क्या किया था, इनको स्मॉल इक्ता देना शुरू कर दिया था। जैसे इल्तुतमिश ने दोआब के कुछ इक्ता यहाँ पे दिए थे सैलरी के बदले, कि आप जो बड़ा इक्ता लिए हुए हैं उससे जो आय आती है वो सुल्तान को जमा कराएं, ठीक है, सल्तनत में जमा कराएं, और जो आपकी मेहनत है वो किससे निकलेगी, एक छोटा इक्ता आपको दे दिया गया, वहां से जो रेवेन्यू आएगा वो आप रखें। इल्तुतमिश ने ऐसा किया था। लेकिन कई सारे शासकों ने ये सिस्टम यहाँ पे बना दिया था कि जो भी मतलब रेवेन्यू आएगा उसका एक हिस्सा जो है वो इक्तादार को मिलेगा। इक्तादार को वो हिस्सा मिलेगा, और जो बाकी रेवेन्यू बचती है उसमें जो रेवेन्यू खर्च हो जाता है ट्रूप्स मेंटेन करने में, सैनिक को घोड़े रखने में, उसके बाद जो फवाजिल बचता है यानी एक्स्ट्रा इनकम जो बचती है इक्ता से, सैनिक और घोड़ों की सैलरी वगैरह खर्चा काटने के बाद, तो फवाजिल जो है ये किसको जमा कराई जाती थी? स्टेट को, सल्तनत के पास जाती थी फवाजिल। फवाजिल वो यहाँ पर रेवेन्यू होती थी जो सैनिकों का और घोड़सवारों का खर्चा काटने के बाद इक्तादार जो है सल्तनत को जमा कराता था। तो ये जो फवाजिल जो जाता था, इसी फवाजिल के आधार पर जो इक्तादार को सैलरी मिलती थी। इक्तादारी सिस्टम की शुरुआत भारत में मोहम्मद घोरी ने की थी, ऐसा कई सारे एग्जाम में माना गया है। और प्रॉपरली इक्ता सिस्टम को सबसे पहले कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो फर्स्ट टाइम प्रॉपरली इक्तादारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इक्तादारी सिस्टम ये हेरिडेटरी नहीं था।
यानी कि इक्तादार जो है वो दूसरे इक्ता में ट्रांसफर किया जा सकता था, ठीक है, और इक्तादार का पुत्र इक्तादार नहीं बनता था। मान लीजिए उसे किसी रीजन का इक्ता मिला और 3-4 साल बाद उसे दूसरे इक्ता में ट्रांसफर किया जा सकता था, और जरूरी नहीं कि इक्तादार का पुत्र इक्तादार बने। और इक्ता जो होता था यानी कि लैंड असाइनमेंट जो होता था इक्तादार के मरने के बाद, ये जब्त हो जाता था, वापस सल्तनत के पास चला जाता था। तो इक्तादारी सिस्टम वॉज नॉट हेरिडेटरी लाइक मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम भी हेरिडेटरी नहीं था। इक्तादारी सिस्टम को हेरिडेटरी बनाने का प्रयास हालांकि किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारों को खुश करने के लिए इसको हेरिडेटरी बनाने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये सही। सियासतनामा जिसका लेखक जो है, सियासतनामा के लेखक हैं निजामुल मुल्क तूसी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जमा होता था, ये गलत है। सीधा नहीं जमा होता था, उसमें खर्चा काटा जाता था। जो इक्तादार सैनिक को घुड़सवार रखता था उसका खर्चा काटा जाता था। मुक्तई या इक्तादार को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सही है। तो ये इक्तादारी व्यवस्था के बारे में है। इक्तादारी सिस्टम को समझ लेने के बाद आप समझ गए होंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा क्यों किया होगा। इक्तादारी को वंशानुगत बनाया था जिससे जो धर्मगुरु हैं या फिर जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट के, वो खुश हो जाएं। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार 4 नए शहर इसने बसाए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। अच्छा, एक चीज़ और देखना है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो शासक थे बहुत मजबूत शासक नहीं थे, और ये फिरोज शाह तुगलक के बाद जो मतलब ओवरऑल सल्तनत था, इसका जो विकास था वो रुक गया था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन रुक गया था और अभी डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगा था। दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हो जाता है फिरोज शाह तुगलक के बाद से, क्योंकि शासक बहुत जो है एबल नहीं थे। तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यहाँ तक तो सही था, लेकिन बाद के तुगलक शासक जो है बहुत अयोग्य शासक थे। जैसे गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय या फिर तुगलक शाह, फिर बहुत थोड़े समय के लिए अबू बकर शाह नामक व्यक्ति शासक बनता है। तुगलक शाह, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह चतुर्थ तुगलक भी कहा जाता है, और इसी के समय तैमूर ने आक्रमण किया था। ये हमसे पूछ लेते हैं कि तैमूर का आक्रमण किसके काल पे हुआ था? तैमूर का आक्रमण हुआ था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक चतुर्थ के काल में, और तैमूर ने देखा था कि अब जो दिल्ली के सल्तनत के शासक हैं बहुत मजबूत नहीं रह गए, तो तैमूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था और बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी दिल्ली में। और तैमूर के आक्रमण के बाद जो दिल्ली सल्तनत है इसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन काफ़ी श्रिंक हो गया था, बहुत थोड़े से एरिया में दिल्ली सल्तनत बचा था। इस पर बाद के सैयद और लोधी शासक शासन करते हैं मुगलों के आने से पहले। तो शासकों की क्रोनोलॉजी भी एक बार तैयार करिएगा। गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, तुगलक शाह के बाद अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह चतुर्थ तुगलक, और अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद एक पपेट रूलर था, असली कंट्रोल इसके वजीर मल्लू इकबाल के हाथ में था, ये याद रख सकते हैं। तुर्की रूलर तैमूर ने 12वीं सदी में महान चंगोल चंगेज खान के वंशज कहने वाले ने यहाँ पर अटैक किया था। चंगेज खान का आक्रमण किसके समय में हो सकता था या हुआ था? इल्तुतमिश के क्षेत्रों में हुआ था, नॉर्थ वेस्ट में, जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था। इल्तुतमिश के बाद यहाँ पर फिर मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन के समय में भी हुआ था, और तैमूर ने आक्रमण किया था मोहम्मद तुगलक शाह चतुर्थ के काल में। तैमूर के आने की खबर सुनकर मोहम्मद शाह तुगलक दिल्ली से भाग गया था। तैमूर ने राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई जैसे भारतीय कारीगरों को भी यहाँ से अवदास बना करके अपने वहाँ पर ले जाने का काम किया था, और अपनी राजधानी समरकंद में कई सारी इमारतें खड़ी करने के लिए उन्हें काम पे लगाया था। सैयद और लोधी राजवंश ने फिर करीब 100-112 साल शासन किया था दिल्ली के बिखरते साम्राज्य पर, जब दिल्ली की टेरिटरीज बहुत श्रिंक होकर के गंगा प्लेन रीजन तक ही बची थी। अब यहाँ पर बात कर ले रहे हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो प्राकृतिक गैस, जिसे फॉसिल गैस भी कहा जाता है, कभी कभी सिर्फ गैस इसको बोलते हैं नेचुरल गैस। तो ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का। इसमें आमतौर पर उच्च एल्केन की अलग अलग मात्रा और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का एक छोटा प्रतिशत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्योरीफाई भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हायर एल्केन्स भी इसमें मिश्रित पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन होता है, और ये उसी भूगर्भीय संरचना में पाया जाता है जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के भीतर ही ट्रैप्ड होती है ये नेचुरल गैस। कभी कभी प्राकृतिक गैस का दबाव तेल को सतह के ऊपर धकेलता है, और ऐसी गैस को एसोसिएटेड गैस या फिर वेट गैस भी बोलते हैं। एसोसिएटेड गैस या फिर वेट गैस। कुछ जगह सिर्फ गैस होती है और तेल का अभाव होता है, तो ऐसी गैस को ड्राई गैस बोला जाता है। और अगर प्राकृतिक गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य कार्बन सल्फर यौगिक पाए जाते हैं, तो उसको सोर गैस हम लोग बोलते हैं। तो कोल बेड मीथेन को हाइड्रोजन सल्फाइड की कमी के कारण स्वीट गैस कहा जाता है। कोल बेड मीथेन जो है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होती है, इसको स्वीट गैस भी बोलते हैं।
बाजार में प्राकृतिक गैस को मात्रा के हिसाब से नहीं बल्कि कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से खरीदा बेचा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू से ही पता चलता है कि कौन सी गैस कितना यहाँ पे ऊर्जा हमको दे सकती है। भारत में प्राकृतिक गैस का कॉमर्शियल उत्पादन शुरू किया गया था 1961 से। तो कोल और पेट्रोलियम जो है कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल गैस का प्राकृतिक उत्पादन जो है पेट्रोल के काफी बाद 1961 में शुरू किया गया था। प्राकृतिक गैस उद्योग की शुरुआत 1960 में असम और गुजरात के क्षेत्रों में जब जो है गैस क्षेत्रों की खोज की गई थी वहां से मानी जाती है। 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई तब से प्राकृतिक गैस उत्पादन पर बहुत बल दिया गया है और उत्पादन बढ़ाया गया था। वर्तमान में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भाग किसमें उपयोग किया जाता है? 35% उर्वरकों के उत्पादन में खपत किया जाता है। तो जितना भी प्राकृतिक गैस है इसका सबसे बड़ा भाग किसमें उपयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के उत्पादन में, ध्यान रखिएगा, फॉर फर्टिलाइजर्स। भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। गल्फ ऑफ कच्छ में, कैम्बे की खाड़ी में यानी खंबात की खाड़ी में, बेसिन या बेसिन रीजन में, बॉम्बे हाई में, राजस्थान के बाड़मेर में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, और जो है तमिलनाडु में कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा में, असम में, त्रिपुरा में यहाँ पर गैस के भंडार देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का आर्थिक रूप से व्यवहार्य भंडार कहाँ पे है? जो है असम और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में। इसके अलावा खंबात की खाड़ी, बॉम्बे हाई में अब तटीय भंडार उपलब्ध है। त्रिपुरा बेसिन में विशाल गैस का भंडार खोजा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप के पास भी विशाल भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, हालांकि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन अभी शुरू नहीं किया गया है, येट टू बी एक्सप्लोर्ड, क्योंकि केवल भंडार होना काफी नहीं है। क्या वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, यानी कि इतना पैसा भी ना लग जाए उसके एक्सट्रैक्शन में कि वो फ्यूल इतना महंगा पड़ जाए कि कोई खरीदे ही ना। नेचुरल गैस या पेट्रोलियम चाहे जितना भी मौजूद हो कहीं पर, अगर वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है यानी कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो उसको कोई भी सरकार नहीं निकालना चाहेगी। भूतापीय ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त प्राकृतिक ऊष्मा होती है जिसका उपयोग बिजली बनाने के साथ साथ इमारतों को गर्म रखने के लिए किया जा सकता है। और पृथ्वी का केंद्र बहुत गर्म होता है, इस भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करना संभव हो सकता है। ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ ज्वालामुखी, गर्म झरने और जो नेचुरल गीजर्स उपलब्ध होते हैं, या फिर जहाँ पर मीथेन बेड्स होते हैं, वहाँ का पानी गर्म निकलता है और उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं भूतापीय ऊर्जा के रूप में। कुछ देशों में जैसे कि यूएस में भूमिगत गर्म जल के भंडार से पानी पंप किया जाता है और घरों को गर्म करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ऐसे मैकेनिज्म उन लोगों ने बनाए हैं। भारत में जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पर देखने को मिल सकती है? भारत में उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन में, और पश्चिमी तट पे यानी वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, खंबात की खाड़ी में भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र उपलब्ध हो सकते हैं। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जियोथर्मल एनर्जी का स्रोत कौन सा इसमें से हो सकता है, खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ कैम्बे। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 350 से अधिक गर्म पानी के झरने वाले स्थलों की पहचान कर ली है जिन्हें भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाले क्षेत्रों के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। 350 ऐसे स्थान हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, हालांकि अभी मेजर उपयोग किया जाना हमने शुरू नहीं किया है। लद्दाख में पुगा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक आशाजनक भूतापीय क्षेत्र उपलब्ध है यानी जियोथर्मल रीजन उपलब्ध है। मेजर साइट्स फॉर जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हो सकती है? पुगा जियोथर्मल फील्ड, उसके अलावा शुमथांग या युंगथांग जियोथर्मल फील्ड, अभी किस राज्य में अभी सब बताएंगे। मणिकर्ण जियोथर्मल फील्ड, मणिकर्ण। हिमाचल प्रदेश में है ब्यास नदी घाटी, सतलज और स्पीति वैली में देखने को मिल सकते हैं गर्म झरने। तपोवन जियोथर्मल फील्ड, चमोली उत्तराखंड और अलकनंदा घाटी में तपोवन जियोथर्मल फील्ड। तत्पानी जियोथर्मल फील्ड, उसके अलावा सालबर्दी रीजन ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अनहोनी सामोनी एरिया, यहाँ पर भी जियोथर्मल सोर्सेस उपलब्ध हैं, ये भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अंकलेश्वर ये गुजरात में, गोदावरी ग्रेबन, अंकलेश्वर गोदावरी ग्रेबन। अंडमान निकोबार रीजन, दामोदर वैली बेसिन झारखंड में, वेस्टर्न थर्मल प्रोविंस, कैम्बे जियोथर्मल रीजन, कोंकण जियोथर्मल प्रोविंस, सोहना थर्मल रीजन, तुवा और छबसर जियोथर्मल फील्ड गुजरात में, तवा और छबसर, लसुंद्रा जियोथर्मल प्रोविंस, ये भी कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। आरओ का प्रीलिम्स पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, उसमें ये पेपर में क्वेश्चन आया था जियोथर्मल फील्ड राज्य और जो ये गर्म झरना है उससे मिलाने को आया था। तो ये आप देख लीजिए एक बार। लद्दाख में पनामिक, नुब्रा घाटी और चुमाथांग ये देखने को मिलता है लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा, कसोल,
पार्वती घाटी, पार्वती नदी के तट पर मणिकरण साहिब तीर्थ, वशिष्ठ, तत्तापानी, अखाड़ा बाजार, उत्तराखंड में गौरी कुंड, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, तपोवन और सहस्त्रधारा, सिक्किम में युमथांग, रेशी, हॉट स्प्रिंग, रालोंग, फुरचाचू, तारामचू, झारखंड में तत्तापानी। तो एक तत्तापानी जो है हिमाचल प्रदेश में भी है और एक तत्तापानी जो है ये झारखंड में भी है, दोनों ध्यान रखिएगा। गुजरात में लसुंदरा, तुआ या तवा, कावी, तुलसी श्याम, लालपुर, धोलेरा। ओडिशा में तप्त पानी, अत्री और देवला झारी ये हॉट स्प्रिंग है। महाराष्ट्र में अरावली, आकोली, उन्हावरे, बोईसर, कोकनी और वज्रेश्वरी। वज्रेश्वरी जो है ये महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मध्य प्रदेश में धुनी पानी, चावल पानी, बाबेह, सालबर्दी और अनोनी समोनी ये भी मध्य प्रदेश में है। मेघालय में जखरेम, हरियाणा में सोहना और पश्चिम बंगाल में वक्रेश्वर। ये कुछ हो गए हॉट स्प्रिंग, ये आप याद रख सकते हैं। और नारायणी हॉट स्प्रिंग ये जो पूछा गया था कहाँ पर देखने को मिलता है, राजस्थान में। राजस्थान। पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। तो हाउस को सम्मन करने का अधिकार किसको होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, ये ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। तो 3 मंथ आपको ऑप्शन में दे देते हैं, वो गलत होता है। मैक्सिमम 2 सेशन के बीच का गैप 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 सेशन एक साल में आमतौर पर होते हैं। बजट सेशन फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक, विंटर सेशन आने वाला है, नवंबर से दिसंबर तक चलता है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है इसका स्पैन कितना होता है, यानी कि कब से कब तक का एक सेशन पूरा माना जाता है। तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। तो फर्स्ट सिटिंग से लेकर प्रोरोगेशन का जो पीरियड है उसको पूरा सेशन माना जाता है। पहला सत्र और जो है प्रोरोगेशन, ये पूरा जो है इसको एक कंप्लीट सेशन माना जाता है। रिसेस का पीरियड क्या होता है, रिसेस का पीरियड जैसे है एक सेशन खत्म होने के बाद दूसरे सेशन की जो अवधि होती है उसको रिसेस पीरियड बोला जाता है। जैसे मई से लेकर जुलाई तक की जो अवधि है, जब तक दूसरा सेशन शुरू नहीं हो जाता उसको रिसेस पीरियड बोलेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर का जो ब्रेक हो जाता है उसको रिसेस पीरियड बोलेंगे। सेशन को टर्मिनेट कैसे किया जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। सेशन टर्मिनेट कैसे होता है, किसको अधिकार होता है सेशन टर्मिनेट करने का। 4 तरीके से सेशन जो है टर्मिनेट होता है। सबसे पहला होता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। तो स्थगन कैसे होता है, सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच में बी आवर्स, डेज और वीक्स। तो संसद के सत्र का स्थगन किया जाता है। स्थगन स्पेसिफाइड टाइम के लिए किया जाता है कि कितने दिन, कितने घंटे या फिर कितने हफ्तों के लिए स्थगित किया जा रहा है। इसको कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों सदनों के लोकसभा के मामले में स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा या लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के मामले में होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर सभापति राज्यसभा के। एडजॉर्नमेंट सिने डाई यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ये एडजॉर्नमेंट जैसा ही होता है, बस इसमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि कब तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। एडजॉर्नमेंट विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, यानी इसमें अगली डेट नहीं बताई जाती कि कब तक के लिए स्थगित किया जा रहा है सेशन। डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, डज नॉट इफेक्ट बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग। इसके बाद ये प्रोरोगेशन होता है। टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउस, डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और एडजर्नमेंट जो है स्पीकर के द्वारा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के द्वारा किया जाता है। ये फर्क ध्यान रखिएगा। सत्रावसान कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो डज नॉट इफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग। ऑल द पेंडिंग नोटिसेस लैप्स ऑन प्रोरोगेशन एंड फ्रेश नोटिसेस हैव टू बी गिवन फॉर द नेक्स्ट सेशन। नोटिस जो है लैप्स हो जाती हैं, बाकी बिल वगैरह लैप्स नहीं होते हैं। डिसोल्यूशन के बारे में बात करें तो एंड्स द लाइफ वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। जैसे लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का विघटन किन स्थितियों में होता है, या तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट इसको विघटित कर सकते हैं टेन्योर की एक्सपायरी से पहले। अदरवाइज 5 साल का जो टेन्योर स्पेसिफाई किया गया संविधान में, हर 5 साल में जो लोकसभा है अपने आप ही इसका विघटन हो जाता है। लोकसभा का विघटन जो है इररिवोकेबल प्रक्रिया है, यानी कि विघटन होने के बाद दोबारा लोकसभा को रिवाइव नहीं किया जा सकता। लोकसभा केवल एक ही दशा में रिवाइव होती है, नए इलेक्शन के थ्रू, जब नई लोकसभा चुन करके आती है। ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशन, रिजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशन एंड सो ऑन पेंडिंग बिफोर लोकसभा और इट्स कमेटी लैप्स।
तो ये सब चीज़ें लैप्स हो जाती हैं, मोशन रिजोल्यूशन, पिटीशन, ठीक है, कई सारे बिल्स भी लैप्स होते हैं। कौन कौन से बिल्स लैप्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे डिसोल्यूशन के समय यानी विघटन के समय, लोकसभा विघटन के समय कौन से जो विधेयक हैं, जो बिल्स हैं, जो लैप्स यानी समाप्त हो जाते हैं और फिर से इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं नई लोकसभा में, वो कौन कौन से हैं। लोकसभा में अगर बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स कर जाता है, सिंपल बात है। अगर लोकसभा में कोई भी बिल पेंडिंग है, वो लोकसभा में चाहे पेश किया गया हो, चाहे राज्यसभा में पेश होकर के लोकसभा में भेजा गया हो, अगर लोकसभा में पेंडिंग रह गया हो, लोकसभा का विघटित हो जाती है, तो लैप्स मान लिया जाता है। फिर से नई लोकसभा में या राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नई राज्यसभा का मतलब है कि जब लोकसभा नई चुन करके आएगी, तब फिर से राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस करे। अगर पिछली बार राज्यसभा ने किया था और वो लैप्स हो गया, तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो वह भी लैप्स कर जाता है। ये नियम है। तो दो दशाओं में बिल जो है लैप्स हो जाता है लोकसभा के विघटन के समय। हमारे एग्जाम में पूछते हैं कौन सी वो स्थितियां हैं जहां पर बिल लैप्स नहीं करते हैं। जैसे कोई विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति ने डेडलॉक की स्थिति में लोकसभा के विघटन से जस्ट पहले संयुक्त बैठक आयोजित करने की अधिसूचना दे दी हो, तो नेक्स्ट जो लोकसभा चुन करके आएगी वो ज्वाइंट सीटिंग करेगी राज्यसभा के साथ। ठीक है, तो लोकसभा के विघटन से पहले अगर संयुक्त बैठक आयोजित करने की अधिसूचना अगर प्रेसिडेंट ने दे दी हो, तो ये बिल लैप्स नहीं माना जाता है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न किया गया हो, वह समाप्त नहीं होता है। यहाँ पर फर्क ध्यान रखना है, लोकसभा द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया गया, राज्यसभा में लंबित हो, तो वो लैप्स कर जाता है। लेकिन जो राज्यसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा में पारित ना किया गया हो, ठीक है, पास ना किया गया हो, समाप्त नहीं होता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित हो, वह समाप्त नहीं होता है। मतलब दोनों सेशंस ने अगर पास कर दिया है और प्रेसिडेंट का असेंट बाकी है, तो उसको समाप्त नहीं माना जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, वह भी समाप्त नहीं होता है। तो दोनों सदनों द्वारा पारित करके अगर प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दिया है, तो भी वो समाप्त नहीं माना जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। ये ज्योग्राफिकली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं नेचुरल हैबिटेट में ही एनिमल्स के, और ऑफन सर्व टू प्रिजर्व वन और मोर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज विद एस्टैब्लिश्ड बफर जोन फॉर इकोनॉमिक यूजेस। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया होता है जो एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। और जो है इसमें बफर जोन होता है इकोनॉमिक यूजेस के लिए, कोर जोन होता है। यूनेस्को ने डिफाइन किया है कि कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन में कैसा कैसा चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोर एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ अलाउड है, मॉनिटरिंग अलाउड है। और जो है जो बफर जोन है उसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं। बफर जोन में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, यानी कि मानव अधिवास अलाउड है। उसके अलावा पर्यटन भी अलाउड है, टूरिज्म और रिक्रिएशन, पर्यटन पर्यटन और मनोरंजन की चीज़ें अलाउड है बफर जोन में। एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये भी अलाउड है, एजुकेशन और ट्रेनिंग। और ट्रांजिशन जोन जो है, ट्रांजिशन जोन में ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट और ये क्या कहते हैं रिसर्च स्टेशन। रिसर्च स्टेशन कहाँ पे होता है, ट्रांजिशन जोन में होता है। सभी देश अपने अपने यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जो है इस्टेब्लिश करते हैं और यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम द्वारा मान्यता दी जाती है। मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है। सभी देश की सरकारें इसको भेजती हैं नॉमिनेशन के लिए और यूनेस्को इन लिस्ट में से रिकॉग्नाइज करता है। मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जो कंपैटिबल हैं उनको घोषित करता है। जैसे इस साल भी यूनेस्को ने कई सारे देशों में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए थे। हम यहाँ पर भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बेसिकली बात करेंगे। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979। ये इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सीटू मेथड यानी कि लाइफ फॉर्म को उसके ओरिजिनल आवास में हम लोग जो है संरक्षित करने का काम करते हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, और जिनमें से 12 बायोस्फीयर ऐसे हैं जिसको यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है मैंने और बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो 18 ये लिस्ट देख सकते हैं। नीलगिरी जो है सबसे पहले घोषित किया गया था 1986 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, और ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क आते हैं, आप इनके नाम कमेंट करके बता सकते हैं। नीलगिरी के बाद नंदा देवी, फिर नोकरेक, और उसके बाद ग्रेट निकोबार, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, जो सबसे छोटा है एरिया वाइज सबसे छोटा, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त मलई, अचन कमार, अमरकंटक, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। एरिया वाइज सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, फिर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फिर शीशाचलम, फिर पन्ना। ये वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है।
इसमें ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं शामिल किया गया। लेटेस्ट किसको शामिल किया गया था? पन्ना को। पन्ना मध्य प्रदेश से 2020 में शामिल किया गया था, उसके बाद कोई भी शामिल नहीं किया गया भारत से। टोटल 18 है, यूनेस्को के तहत मान्यता प्राप्त 12 है। सबसे बड़ा है गल्फ ऑफ कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, और जो है सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व 1 सितंबर 1986 घोषित किया गया था, और यहाँ पर जानवरों के भी नाम लिखे हुए हैं लास्ट कॉलम में जो इन बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुल मिला करके। तो डे नंबर 24 में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साइंस सेक्शन से, वो साउंड के ऊपर रहेगा। जो आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, इसी नाम से फिजिक्स में चैप्टर भी होता है, जिससे अलग अलग स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, और उससे पहले आपको बता दें कि साउंड के अंदर आपको 3 चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के लिए तो बेस्ट है ही है ये सेशन, लेकिन एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आएंगे उनमें से एक भी नहीं छूटेगा। आपको सैम्पल भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पहले आए हुए क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी से। साउंड का मतलब है ध्वनि, MS धोनी नहीं। तो बिना थाला फैंस को नाराज़ करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो साउंड क्या है? साउंड वही है जो कि आप इस समय सुन रहे हो, हेडफोन लगाए चाहे ऐसे ही। तो इसके बेसिक्स जानने सबसे पहले ज़रूरी हैं। इसके बाद आती हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और क्या क्या फिनोमिना इसकी वजह से होते हैं, जो कि हमें नेचर में देखने के लिए मिलते हैं, डेली लाइफ में अपन ऑब्जर्व भी करते हैं, और इसीलिए आयोग पीछे नहीं हटते वहाँ से क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, जी हाँ, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। बगैर मीडियम के ये आगे नहीं बढ़ेगी। अनलाइक लाइट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी दूर ऊपर सूरज है, वहाँ पे ना तो कोई मीडियम है, ना ही एयर है, ना वाटर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर हमारी पृथ्वी पर पहुँच जाती है। लेकिन अगर साउंड होती उसकी जगह तो पॉसिबल ही नहीं, और यही वजह है कि ऊपर जितने भी अंतरिक्ष यात्री घूम रहे होते हैं वो एक दूसरे को ही नहीं सुन पाते। तो ये फ़र्क होता है साउंड और लाइट में। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी पूरी बात हम कर चुके हैं पहले के वीडियोस में, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। फिलहाल बात करेंगे साउंड की। तो ये एक मैकेनिकल वेव है। आप मेरी आवाज़ तभी सुन पा रहे हो क्योंकि आपके आसपास मीडियम है। कैसा मीडियम? गैसियस मीडियम। आपके आसपास हवा तो है ही है ना एटलीस्ट। वो अलग बात है कि आपको लग नहीं रही है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हवा है आपके पास। आसपास एयर के पार्टिकल मौजूद हैं, जिस वजह से आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है। कैसे सुनाई देगी? जो भी मीडियम है उसके पार्टिकल्स करेंगे वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन घूम फिर के आपके कान में अगर पहुंच गया तो आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी। इसका सबूत चाहिए ना आपको। तो आपका फ़ोन इस समय डेफिनेटली वाइब्रेट कर रहा होगा, और यही वाइब्रेशन आपके कान में गया है, जिस वजह से आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। तो इससे यही साबित हुआ कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, बिना मीडियम के ये चलेगी नहीं। और मीडियम कौन सा? कोई भी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। पानी के अंदर भी साउंड ट्रैवल करती है, इनफैक्ट हवा से ज़्यादा ट्रैवल करती है, और सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। इसका जीता जागता प्रमाण है, जब आप मंदिर का घंटा बजाते हो या फिर लोहे के बर्तन को खनकाते हो तो वहाँ से टन से आवाज़ आती है ना, तो वो सॉलिड मीडियम है, उसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से कस के आवाज़ आती है। तो साउंड क्या है, कैसे जनरेट होती है, हम ये बातें समझ चुके हैं। किस टाइप की वेव है? तो लॉन्गिट्यूडनल। हालांकि साइंस में हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, तो कुछ ऐसी भी साउंड होती हैं जिनकी वजह से ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है, और उसका एग्जांपल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम बेसिक्स कवर करेंगे, प्रॉपर्टी और फिनोमिना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है और आप लंबे वीडियोस नहीं पसंद करते हो, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। एक चीज़ आपको बता दें कि अभी अभी हमने जैसा कि कहा कि ऊपर जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं स्पेस में, वो एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं है। पृथ्वी को छोड़ के और कहीं एटमॉस्फेयर नहीं है। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, तो बिना किसी डेफिनेट कंक्लूज़न के हम यही समझेंगे कि पृथ्वी के अलावा और कहीं एटमॉस्फेयर नहीं है, ना तो किसी और ग्रह में, ना ही आउटर स्पेस में। तो स्पेस में या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना है पहले कि ऊपर 2 एस्ट्रोनॉट हैं, एक दूसरे से क्यों बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकती। साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल करती है, लेकिन सबसे तेज़ी से जाएगी सॉलिड में। लोहे में 3000 के आसपास स्पीड होती है, 3000 से 4000 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में, पानी में 1500 के आसपास रहती है मीटर पर सेकंड, और गैस में 330 से 350 मीटर पर सेकंड के बीच में, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है 332 मीटर पर सेकंड। तो सबसे कम गैस में,
सबसे ज़्यादा सॉलिड में और बीच में लिक्विड में। साउंड हर जगह ट्रैवल करेगी, लेकिन वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वहाँ वो चल ही नहीं सकती। तो साउंड को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, फ्रीक्वेंसी के आधार पे और स्पीड के आधार पे। स्पीड मतलब वेलोसिटी समझना हमेशा, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल बेसिक जानकारी पर लगातार आप बने रहिए। हाँ भाई, क्योंकि साउंड एक वेव है, इस वजह से वेव से रिलेटेड जितने भी टर्म है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 टाइप की वेव होती हैं। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। अगर मान लो मीडियम के पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस टाइप की वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। और वहीं अगर मान लीजिए मीडियम के पार्टिकल इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी वेव है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो इस प्रकार की वेव को कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। लेकिन साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो सर आपने ये डायग्राम क्यों नहीं बनाया, ये डायग्राम काहे बनाया, जबकि ये तो ट्रांसवर्स वेव में होता है। तो आपको टर्म समझाने हैं ना वेव से रिलेटेड, यहाँ पे साउंड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो टर्म आप तभी समझ पाओगे जब इस तरीके का डायग्राम हमारे सामने होगा। देखिए एक वेव कैसे काउंट होती है। तो एक वेव 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्रेस्ट और ट्रफ। तो क्रेस्ट मतलब ऊपर की ओर जो उभार होता है ना, पहाड़ी, इसे कुछ और मत समझना, इसे पहाड़ समझना बस, या तो ज़्यादा करके स्पीड ब्रेकर मान लो, और क्या। तो ये जो ब्रेकर टाइप का इसे उठा होता है ना, साथ ही में ये जो नीचे गड्ढा होता है, ये तो आप ड्राइवर लोग समझ ही सकते हो कि जब भी गड्ढा होगा तो हमें गाड़ी के ब्रेक मारने पड़ेंगे। तो एक क्रेस्ट मतलब ये है, और ट्रफ मतलब ये गड्ढा। एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके एक वेव इस तरीके से बन जाएगी। तो ये तो हो गया कि कितनी वेव बनी, ये कैसे डिसाइड होगा। अब आप क्रेस्ट की ओर ध्यान से देखो, तो क्रेस्ट ने जितनी हाइट पकड़ी है ना, ये इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी वेव की, ठीक। तो अलग अलग क्रेस्ट की अलग अलग हाइट होती है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो, इधर तो सेम ही मिलेगी। ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं वेव कितनी लंबी है। तो एक वेव निकालना आपको आ गया, ये एक वेव हो गई, एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके। तो ये जितनी लंबी है, या फिर टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है लैम्डा वेव लेंथ, ठीक। तो अभी तक आपको एम्पलीट्यूड पता है, वेव लेंथ पता है। अब फ्रीक्वेंसी देख लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, ये दूसरी तीसरी चौथी, ये वेव चलती चली जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए वेव की संख्या कम है। तो फ्रीक्वेंसी होता है कितनी ज़्यादा वेव बन रही, वेवलेंथ होता है कितनी लंबी वेव है, और एम्पलीट्यूड हाइट कितनी पकड़ी है उस वेव ने। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के ऊपर ये चीज़ें आप समझ चुके हो, ठीक। इस वेव की लंबाई ज़्यादा है तो ये लॉन्ग वेवलेंथ, इसकी छोटी है तो ये शॉर्ट वेवलेंथ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव ज़्यादा है तो हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वेव की संख्या कम है तो कम फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें तो एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, तो कितनी हाइट पकड़ी है उस वेव ने वाई एक्सिस पे, वो देखा जाता है। अब आप समझ रहे होगे ये इतनी देर से क्या बकवास कर रहा है बंदा। तो देखिए यूपी पीसीएस में अभी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आरओ बीईओ इसमें ज़रूर आया है। और अगर आप दूसरे स्टेट पीसीएस दोगे, चाहे बिहार का, चाहे एमपी का, छत्तीसगढ़ का, तो उसमें ये सारे सवाल बनते हैं। यूके पीएससी में तो डेफिनेटली बनते हैं, न्यूमेरिकल तक बनते हैं। तो आराम से सारी चीज़ें समझते चलो बिना अपने मन में कोई डाउट लाए। फ्रीक्वेंसी, कितनी ज़्यादा तरंगें हो रही, जितनी ज़्यादा तरंगें उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, उस वेव की लंबाई कितनी है, जितनी ज़्यादा लंबाई उतनी ज़्यादा वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड। तो इन तीनों चीज़ों के एप्लीकेशन क्या हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो को हम अननेसेसरी लंबा नहीं करना चाहते। तो भाई अगर फ्रीक्वेंसी की बात चली गई है तो इस बेसिस पे साउंड वेव के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं उनको समझ ही लेते हैं। फिर बाकी स्पीड यानी वेलोसिटी के हिसाब से वो हम अगले में दिखा पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 टाइप की साउंड वेव होती हैं। एक है ऑडिबल, जो कि हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगें। दूसरी इंफ्रासोनिक, ऑडिबल की जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली जितनी भी वेव होंगी वो सब इंफ्रासोनिक। वहीं ऑडिबल रेंज के बाहर की जो फ्रीक्वेंसी होंगी उससे ऊपर की वो होंगी अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य। श्रव्य हो गई, अवश्रव्य हो गई, पराश्रव्य हो गई। अपश्रव्य नाम का कुछ नहीं होता। अब ये देखिए 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इंफ्रा, हाथी इसको सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो हमारी ऑडिबल रेंज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना,
इसमें इंसान इसको सुन सकेगा। और ये दोनों वैल्यू चाहे 20 हर्ट्स हो या 20,000 हर्ट्स यानी 20 किलो हर्ट्स, क्योंकि 1000 हर्ट्स मतलब 1 किलो हर्ट्स, ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड हैं। मतलब 20 हर्ट्स सुनाई देगी, 20 किलो हर्ट्स सुनाई देगी, 19 हर्ट्स नहीं सुनाई देगी, 20,001 या फिर 20,001 भी नहीं सुनाई देगी। 20,001 वो अल्ट्रासोनिक में आ जाएगी, जो कि चमगादड़ उसका यूज़ करते हैं, उनको सुनाई भी देती है वो। हालांकि इसकी डिटेल थोड़ी और ज़्यादा है, जिसके ऊपर अभी जस्ट हम आ रहे हैं। तो ये देखिए भाई, ऑडिबल वेव फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज। हम लोग इसे आराम से सुन सकते हैं, जानवर तो जाहिर सी बात है सुन ही सकते हैं। जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनसे निकलने वाली आवाज़, ट्रैफिक से निकलने वाली आवाज़, इंस्टाग्राम की जो आप गाली वाले मीम सुनते हैं उनकी आवाज़, कपिल शर्मा की आवाज़, जितनी भी आवाज़ है वो सब ऑडिबल रेंज में है, क्योंकि ये बंदा बड़े मज़े से सुन रहा है, शायद इंस्टाग्राम देख रहा होगा। इंफ्रासोनिक की बात करते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली जितनी भी साउंड वेव है वो सब इंफ्रासोनिक मतलब अवश्रव्य। हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर डेफिनेटली सुन सकते हैं। अपना डोगेश मतलब जितने भी कुत्ते हैं, जितनी भी बिल्लियाँ हैं, वो सब आराम से सुन लेंगी, क्योंकि ये जो कुत्ते बिल्ली हैं, जैसे ही अर्थ को एक भूकंप आने वाला होता है ये भागना चालू कर देते हैं, क्योंकि इनको आभास हो चुका होता है कि भूकंप आने वाला है, जबकि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, और कर पाते होते तो कितनी ज़्यादा गनीमत होती है, आप सोच सकते हो। तो जितने भी सरकारी प्रयास हैं, जितना भी प्रिपेयर्डनेस है, जो वो सब हमें नहीं करनी पड़ती शायद, अगर हम अर्थक्वेक या फिर उल्कापिंड या फिर ज्वालामुखी फटने वाला है उसकी आवाज़ सुन सकते। तो आपको जूम करके बता देते हैं, न्यूक्लियर बम अगर फटा है तो उसकी चमक दिखेगी, वो सुनाई नहीं देगा, ये भी इंफ्रासोनिक है। कुछ तूफान ऐसे आते हैं जो कि हमें नहीं सुनाई देते, वो भी इंफ्रासोनिक वेव एमिट करते हैं। सैटेलाइट और स्पेस के ऊपर जितने भी कूड़ा कबाड़ा है, डेब्रिस, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, उल्कापिंड की नहीं सुनाई देगी, रॉकेट लॉन्च की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये सब इंफ्रासाउंड है। बाकी सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट है वो भी कभी ना कभी इंफ्रासाउंड ज़रूर छोड़ेगा। अरोड़ा जी नहीं, एक नेचुरल फिनोमिना होता है ऑरोरा। उसके अलावा भूकंप की बात कर ही चुके हैं, एवलैंच हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड जब तक तबाह ना कर दे तब तक लोग जान ही नहीं पाते, क्योंकि उससे इंफ्रासाउंड निकलती है। ज्वालामुखी अगर फटने वाला है तो उससे भी इंफ्रासोनिक साउंड निकलती है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में फंस सकती हैं, इस वजह से ये बताना हमने ज़रूरी समझा। अब ये देखिए, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगें साइंस की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट वेव्स हैं। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका फेवरेट टॉपिक होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। तो इनकी जो रेंज होती है 20 किलो हर्ट्स मतलब 20,000 हर्ट्स से ऊपर होती है। इस 20,000 हर्ट्स के आसपास होगी तो सुन ली जाएगी, 20 हर्ट्स से भी नीचे होगी तो वो इंफ्रासोनिक होगी, बात कर चुके हैं। हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर ज़रूर सुन लेंगे। जो अपना डोगेश है बहुत ही होशियार है, तभी इंस्टाग्राम की दुनिया में वो पॉपुलर है, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों सुन लेता है। और यही हाल टॉम का भी है, कैट्स का। और जो चमगादड़ हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, इंफ्रासोनिक नहीं सुन पाएंगे, अल्ट्रासोनिक सुन लेंगे और उसका यूज़ भी करते हैं। उसी तरीके से बंदर, डॉल्फिन, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव सुन सकते हैं, इनका यूज़ भी करते हैं। अब ये देखिए डॉल्फिन, उसको इन मछलियों को पकड़ना है तो वो क्या करेगी, अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ेगी। और अल्ट्रासोनिक साउंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल मिला, कोई भी XYZ चीज़, तो वो उससे टकरा के वापस आएगी। तो अगर मान लो सामने मछली हुई तो अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो टकरा के उससे वापस आएगी, तो ये डॉल्फिन समझ जाएगी कि कितनी दूर पे मछली है और कितनी बड़ी है। उसी तरीके ये चमगादड़ भी होते हैं। अगर मान लो सामने कोई शिकार है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे, और सामने अगर वाकई कोई शिकार होगा तो ये वेव टकरा के वापस आ जाएगी इसी के पास, तो ये समझ जाएगा कि शिकार कितनी दूर पे है और कितना बड़ा है। और अगर मान लो शिकार नहीं हुआ तो ये वेव आगे जाके खो जाएगी, ये टकरा के वापस आएगी ही नहीं। और यही बात इस डॉल्फिन के लिए भी ट्रू है। जो अपना डोगेश है वो 50,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, और जो चमगादड़ है वो 1,00,000 हर्ट्ज मतलब 100 किलो हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी आराम से सुन लेगा। अल्ट्रासोनिक वेव की बात चली गई है, तो आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर उसी के यूजेस देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहला यूज़ है सुनार। ये वही सुनार है जिसकी 100 एक लोहार के बराबर होती है। अरे गलत क्यों समझते हो यार, सोनार मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सबमरीन का पता लगाना हो या फिर नीचे टाइटैनिक के अवशेषों का पता लगाना हो, ऊपर जो भी जहाज़ चल रहा है उसका कैप्टन अल्ट्रासोनिक वेव का ही सहारा लेता है। तो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट वो कोई भी हो सकता है, चाहे टाइटैनिक हो या फिर कोई दुश्मन की या फिर अपनी खुद की सबमरीन खो गई हो, पता लगाना हो, तो ये सोनार की मदद से ही संभव हो पाएगा।
ये जो समुद्र है, यहाँ पे मान लीजिए कोई जहाज़ ऊपर चल रहा है और उसमें ऐसी सुविधा नहीं है कि नीचे किसी और तरीके से सबमरीन को ढूंढा जा सके, तो वहाँ पे बैठा कैप्टन क्या करेगा, साउंड वेव यानी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा। और अगर वो अल्ट्रासोनिक वेव नीचे किसी चीज़ से टकरा के वापस आई तो ऊपर बैठे कैप्टन को ये पता चल जाएगा कि नीचे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर पे है और कितना बड़ा है। अगर ये अल्ट्रासोनिक वेव वापस आएगी तभी ऐसा हो पाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वो वापस आएगी ही नहीं। तो सुनार आप समझ चुके हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की। आप चाहे सिग्नल भेजना हो पानी के नीचे, या फिर सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी करना हो, मतलब किसी का अल्ट्रासाउंड करना हो, किसी भी रीज़न की वजह से प्रेगनेंसी हो या फिर नॉर्मली पेट की बीमारी कोई पकड़नी हो, इसका यूज़ आराम से रेडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई मेटल है वो कहाँ से कटा फटा है, ये चीज़ चेक करने के लिए भी आप अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ये मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, कहाँ से टूटी टाटी है, ये चीज़ पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर एक ट्राली पे बैठ के ऐसे घूम रहा होता है और अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से सारी चीज़ें चेक कर लेता है। इसके बाद मजदूर भेज के वहाँ पे चीज़ें सही करा दी जाती हैं पटरी के ऊपर। कृषि में कीटनाशक के तौर पे भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होती है। ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल, जो दरवाज़ा खुद ही बंद हो जाता है खुद ही खुल जाता है, इसमें भी इसका यूज़ होता है। इंडस्ट्री में साफ़ सफाई में भी यूज़ होता है इसका। कौन कौन से टाइप के एसिड इसमें यूज़ हो सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? वैसे हम बता चुके हैं इसी डिवाइस सीरीज़ में। तो ये लास्ट टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने, और देखना कितनी आसानी से क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊँगा। तो ये देखिए, बताइए साउंड वेव्स के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। क्या वो वैक्यूम में ट्रैवल कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगी? नहीं। सिर्फ गैस में ट्रैवल करेगी? नहीं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही ट्रैवल कर सकती है। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बिना देखे एग्जाम में। यहाँ हमें देखना पड़ेगा, लिखा है सॉलिड और गैस दोनों मीडियम में चल सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है ये। अब इसमें बताइए साउंड वेव किस चीज़ के आर पार नहीं जा सकती? पानी, लोहा, हवा, सबके आर पार चली जाएगी क्योंकि मीडियम इन्वॉल्व है, इसमें पार्टिकल हैं। लेकिन वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है तो उसके आर पार नहीं जाएगी, बी। 371 में चमगादड़ों की बात हो रही है कि वो अंधेरी रात में उड़ सकते हैं, बावजूद इसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो साथ में अपना शिकार भी कर सकते हैं। क्यों? आँखों की स्पेशलिटी की वजह से प्यूपिल बड़े होते हैं, गलत। रात में उनको अच्छे से दिखता है ज़्यादा, ये भी गलत। सारी चिड़िया कर सकती हैं ऐसा, ये भी गलत। तो बस डी। क्या लिखा है उसमें कि अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई तो शिकार है, और अगर नहीं आई तो रास्ता साफ है। यही दो बातें होती हैं। अब भाई ये देखिए, साउंड की वेलोसिटी किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। वैक्यूम में तो 0 होती है। एयर और वाटर में वाटर की ज़्यादा होगी तो एयर की पीछे हो जाएगी। अब वाटर स्टील में, स्टील सॉलिड है तो उसमें ज़्यादा होगी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिस सॉलिड की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल रबड़ भी सॉलिड है, स्टील भी सॉलिड है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्लियर रखिए कि जो जितना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये कंसेप्शन गलत है कि रबड़ यानी गेटिस को खींचो वो वापस आ जाएगी अपनी जगह पे, तो ये नहीं चेक किया जाता, मजबूती चेक की जाती है। तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वैसे ये सब यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडिशनल जानकारी हमने दी है। अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो साउंड मतलब ये नहीं कि जो आपको सुनाई दे। साउंड 3 टाइप की होती है, इंफ्रा, ऑडिबल और अल्ट्रा। इसीलिए कई बार यहाँ पे साउंड लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होने का। तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज़ यानी 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर, ए। अच्छा, ये चीज़ जो है 1000 हर्ट्ज़, हमारा कान जो है ना वो 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना है। अल्ट्रासोनिक के बारे में इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। कीड़े मारने के लिए यूज़ हो सकती है, क्या? बिल्कुल सही है। ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल में यूज़ हो सकती है, क्या? बिल्कुल सही है। कपड़ों से धूल धक्कड़ हटा सकती है, क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन बीमारी इसकी वजह से सही नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो आप गलत हो, वहाँ पे हम नहीं बता पाए, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जैसे पार्किंसन डिजीज़ेस, तो ये वाली जो बीमारी है इस पर रिसर्च के हिसाब से ये साबित हुआ है कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हमारा कोई माइनर एक्सीडेंट हो गया और हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो गए, या फिर यूरिक एसिड की वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसका असहनीय दर्द है, इंजेक्शन की वजह से कंट्रोल तो हो गया लेकिन जा नहीं रहा है, तो अल्ट्रासाउंड की थेरेपी उसमें काम आ सकती है। रिसर्च से ये साबित हो गया है।
और ये बात उस समय के करंट अफेयर में थी चर्चा में, इस वजह से ये स्टेटमेंट दिया गया। बुक में नहीं मिलेगा आपको, ना कहीं मिलेगा, हमने आपको बता दिया। चारों स्टेटमेंट अपन सही मानेंगे, ऑल आर करेक्ट।